जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस्लामिक दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनकर तैयार। तुर्की ने किया बड़ा कमाल। कान फाइटर जेट की पहली उड़ान कामयाब। चुनिंदा देशों में तुर्की हुआ शामिल। इसमें है बहुत कुछ खास। चीन, अमेरिका, रूस हैरान। क्या इजरायल के खिलाफ उतारेंगे मैदान में? वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूसी राष्ट्रपति ने किम जोंग को गिफ्ट की कीले जैसी कार। बम भी बेअसर। उत्तर कोरिया से क्या चाहते हैं पुतिन? इसी के साथ आपको बताएंगे, भारत चीन के बीच कोर कमांडर सत्र की 21वीं बैठक है। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जैसे कि हमारा ऑफिशियल चैनल MW न्यूज इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन यानी जितने भी बड़े देश है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाते हैं, उसके लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि तुर्की की TB2 ड्रोन पहले ही मार्केट में भूचाल मचा रखा है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ड्रोन तुर्की के पास है। इस बीच तुर्की ने फाइटर जेट में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया है और अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को कामयाब तरीके से हवा में उड़ाया है। इसे मुस्लिम दुनिया का पहला फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। अब सबकी निगाहें इजरायल के खिलाफ तुर्की हथियारों के इस्तेमाल करने पर है। दरअसल तुर्की के पहले नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कान ने बुधवार को अपनी पहली उड़ान पूरी की। देश की एयरफोर्स को एडवांस करने के प्रयासों में ये एक अहम सफलता मानी जा रही है। तुर्की ने 2016 में एक राष्ट्रीय लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपनी TFX परियोजना शुरू की। इसके लिए तुर्की एरोस्पेस फर्म तुसास ने ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे। तुर्की ने इस लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए 2017 में $125 मिलियन खर्च किए हैं। तुसास ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक कान फाइटर जेट को उड़ान भरते और फिर उत्तरी अंकारा में एक एयरपोर्ट पर लौटते हुए दिखाया गया है। इस उड़ान ने तुर्की को उन कुछ देशों में से एक बना दिया है जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना सकते हैं। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज SSB के प्रमुख हलुक गुरगुन ने सोशल मीडिया पर कहा कि कान की सफल उड़ान के साथ ही हमारे देश को न केवल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल गया है, बल्कि ऐसी तकनीक भी हासिल हुई है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। नया फाइटर जेट शुरू में 2 जनरल F110 इंजन द्वारा संचालित होगा। इसका उपयोग 4थी पीढ़ी के लोकहीड मार्टिन F16 जेट पर भी किया जाता है। गुरगुन ने कहा है कि तुर्की का लक्ष्य कान जेट में घरेलू स्तर पर बनाए गए इंजनों का उपयोग करना है। इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। लंबी प्रक्रिया के बाद तुर्की ने हाल ही में अमेरिका से अपने 40 F16 लड़ाकू जेट के लिए 79 आधुनिकीकरण किट खरीदने का सौदा भी किया है। तुर्की 40 यूरो फाइटर टाइफून जेट खरीदने में भी रुचि रखता है, जो जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और स्पेन के एक संघ द्वारा निर्मित है। तुर्की के 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की सफल उड़ान से अजरबैजान, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान तुर्की के राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम में मददगार रहा है और अजरबैजान इसे खरीदना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो भी इनमें पैसा लगा रहे हैं। तुर्की ने यह फाइटर जेट F16 को रिप्लेस करने के लिए यह विमान बनाया है। इसको खरीदने का इच्छुक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को यह फाइटर जेट मिलना भारत के लिए जरूर चिंता का सबब हो सकता है। आपको बता दें कि कान एयरक्राफ्ट 21 मीटर का है। ये 2222 किमी की स्पीड से उड़ सकता है। ये 2 इंजन वाला विमान है। हर एक इंजन 13,000 किग्रा का थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। दुश्मन के हमले का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मिशन सिस्टम से लैस है। इसके अलावा विमान में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, जिसकी मदद से ये सटीक हमला कर सकता है। अभी तक मिसाइलें फाइटर जेट के बाहर ही लटकी होती है, लेकिन इसमें हथियार रखने की जगह अंदर ही बनाई गई है। ये विमान अमेरिका के F16 विमानों की जगह ले सकता है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को अपनी कीले जैसी कार गिफ्ट की है, जो बम हमले को भी बेअसर करने की शक्ति रखता है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके निजी इस्तेमाल के लिए गिफ्ट के रूप में एक कार मिली है। माना जा रहा है कि पुतिन का किम जोंग का यह गिफ्ट संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का उल्लंघन हो सकता है, जिससे मॉस्को ने प्योंगयांग के खिलाफ लागू करने पर सहमति जताई थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया काफी करीब आए हैं।
यूक्रेन पर रूसी हमले को उत्तर कोरिया ने सही ठहराया था, जबकि पिछले साल सितंबर में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने रूस का 7 दिनों का दौरा भी किया था। किम जोंग और पुतिन की मुलाकात के बाद से दोनों देशों ने घनिष्ठ संबंध बनाए और सभी क्षेत्रों में आदान प्रदान को बढ़ावा देने का वादा किया है, क्योंकि एक तरफ जहां रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहा है, वहीं परमाणु बम का परीक्षण करने के बाद उत्तर कोरिया भी संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी प्रतिबंधों में उलझा हुआ है। उत्तर कोरिया के आधिकारिक KCNA समाचार एजेंसी ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया गिफ्ट कार्ड 18 फरवरी को किम जोंग को मिल गया है, जिसे रूस के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें सौंपा है। KCNA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किम की बहन ने इस बेहतरीन गिफ्ट के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया है और पुतिन के गिफ्ट ने उत्तर कोरियाई नेता के साथ व्यक्तिगत संबंधों के मजबूत होने का प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग की बारीकी से निगरानी कर रहा है। साथ ही दोनों देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन करने का आग्रह किया है, यानी उत्तर कोरिया को किसी भी तरह के वाहनों की आपूर्ति या बिक्री नहीं की जा सकती है, भले ही वो लग्जरी कारें ही क्यों ना हो। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने रूस की RIA राज्य समाचार एजेंसी को बताया है कि उत्तर कोरियाई नेता को ओरस कार गिफ्ट में भेजी गई है, जो बेहद शक्तिशाली है और किले की तरह मजबूत है, जिस पर साधारण हमलों का कोई असर नहीं होता है। ये कार सिर्फ 6 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार की स्पीड हासिल कर सकती है और इस पर गोली या फिर ग्रेनेड का कोई असर नहीं हो सकता है। इस कार की कीमत करीब 8 करोड़ है। हालांकि किम जोंग के कलेक्शन में कई लग्जरी कार है और 2018 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त वो रोल्स रॉयस से आए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच 19 फरवरी को कोर कमांडर सत्र की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक का 21वां दौर था। ये बैठक भारत के चुशुल मोल्डो सीमा पर आयोजित की गई थी। मित्रपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस वार्ता में दोनों ही पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ बाकी क्षेत्रों में शांति बहाली को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण साझा किए। साथ ही पिछले दौर की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में भारत और चीन दोनों ही पक्ष सैन्य और राजनयिक तंत्र के जरिए बातचीत और विचारों के आदान प्रदान की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों ही पक्षों ने अंतरिम रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने की भी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही गतिरोध को दूर करने पर जोर दिया। दरअसल पिछले साल 2023 में अक्टूबर में दोनों देशों के बीच 20वें दौर की बैठक हुई थी। इस बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ ही कई अन्य मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की गई थी। इससे पहले अप्रैल में हुई सैन्य वार्ता में भारत ने डेपसांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए चीन पर दबाव डाला था, लेकिन इस वार्ता का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका था। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों ही देशों ने यहाँ अपने अपने सैनिकों को तैनात किया है। चीनी सैनिक अक्सर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं, जिसको लेकर भारत ने कई बार आपत्ति जताई है। सीमा पर दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़प भी हुई है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई थी। इस दौरान भारी हथियारों और बड़ी तादाद में सैनिकों ने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिस पर भारतीय सैनिकों ने भी पलटवार किया था। इसके बाद से दोनों ही देशों के बीच रिश्ते और भी खराब होते गए। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में मामलों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता शुरू की गई थी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।